हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। कल मैंने आपको ब्लैक फंगस के खतरे के बारे में सावधान किया था। इसके बारे में आपसे डिटेल में बात की थी, लेकिन आज ब्लैक फंगस को लेकर जो गाइडलाइंस आई उन्होंने और चिंता में डाल दिया। कल तक जो सिम्टम्स थे, अगर नाक की हड्डी में दर्द हो, नाक से ब्लैक लिक्विड या खून बहने लगे, धुंधला दिखाई दे, आंखों में सूजन हो, इस तरह के ऐसे सिम्टम्स थे जो पहचाने जा सकते थे, तो आपको ब्लैक फंगस का खतरा है। लेकिन आज कहा गया कि अगर नोज ब्लॉक है या सिर दर्द है तो भी ब्लैक फंगस का खतरा हो सकता है। अब जाहिर है इससे लोगों के मन में डर तो पैदा होगा, तो इसलिए आज मैंने तय किया कि इस मामले में फंगल इन्फेक्शन के सबसे बड़े एक्सपर्ट से बात की जाए। ब्लैक फंगस हमारे देश में ही क्यों फैला? कोरोना तो बाकी मुल्कों में भी है। किसी को कैसे पता चले कि उसे ब्लैक फंगस का खतरा है? कोरोना के पेशेंट इससे बचने के लिए क्या एहतियात बरतें? ऐसे जितने भी सवाल आपके मन में हैं, इन सब के जवाब आज आपको मिलेंगे। मेरे साथ एम्स के सबसे सीनियर डॉक्टर्स में से एक डॉक्टर निखिल टंडन होंगे। डॉक्टर निखिल टंडन फंगल इन्फेक्शन के एक्सपर्ट हैं और बहुत काम की सलाह देते हैं। लेकिन डॉक्टर निखिल टंडन से बात करूं उससे पहले मैं आपको एक और बड़े खतरे के बारे में आगाह कर देता हूं। 2 हफ्ते से ब्लैक फंगस के केसेस बढ़ रहे थे, अब व्हाइट फंगस के केसेस सामने आए हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ब्लैक फंगस तो कोरोना से ज्यादा खतरनाक है और व्हाइट फंगस ब्लैक फंगस से भी ज्यादा खतरनाक है, जानलेवा है। आज खबर आई कि पटना के जिस मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगस के 50 मरीजों का इलाज चल रहा था, उसी मेडिकल कॉलेज में आज व्हाइट फंगस के 4 केसेस मिले। डॉक्टर्स का कहना है कि व्हाइट फंगस के केस मिलना ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि व्हाइट फंगस का इंफेक्शन अगर चेस्ट तक पहुंच जाए, लंग्स तक पहुंच जाए तो गंभीर हो जाता है। और इस तक मुश्किल यह है कि कोरोना का दौर चल रहा है और व्हाइट फंगस के चेस्ट इंफेक्शन के सिम्टम्स कोरोना जैसे ही होते हैं। पटना में जब व्हाइट फंगस के मरीज मिले तो डॉक्टर्स परेशान हो गए, क्योंकि ये नई तरह की मुसीबत सिर पर आकर पड़ी। तो हमारे संवाददाता नीतीश चंद ने बताया कि पटना में अभी व्हाइट फंगस के जो 4 केसेस सामने आए हैं, उनमें सभी एक ही जैसे हैं। उनके सिम्टम्स एक ही तरह के हैं, पहले खांसी, फिर बुखार और इसके बाद ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होने लगा। बाद में जब HRCT कराया तो उसमें भी लंग्स में पैचेस दिखे। यानी ये वो सारे सिम्टम्स थे जो किसी भी कोरोना पेशेंट में दिखाई देते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इन सभी का जब कोरोना टेस्ट कराया, पहले रैपिड एंटीजन और उसके बाद फिर RT-PCR, तो इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। 4-5 दिन बाद फिर टेस्ट रिपीट किए, फिर रिपोर्ट नेगेटिव निकली। लेकिन चूंकि लंग्स में पैच दिख रहे थे तो डॉक्टर्स को लगा कि कोरोना है। लेकिन जिस मरीज पर यह टेस्ट हो रहे थे वो खुद डॉक्टर थे, इसलिए कोरोना की दवा शुरू होती इससे पहले खुद मरीज ने फंगल इन्फेक्शन के टेस्ट कराने को कहा। डॉक्टर थे इसलिए समझ गए। स्पुटम टेस्ट हुआ, बलगम की जांच की गई, कल्चर टेस्ट किया गया, तब उसमें फंगल इन्फेक्शन की बात कंफर्म हो गई और इसके बाद फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट किया गया तो सिर्फ 3 दिन में मरीज रिकवर हो गया। जो मरीज फंगल इन्फेक्शन से रिकवर हुए उनका नाम है डॉक्टर बसंत कुमार। हमारे संवाददाता नीतीश चंद ने व्हाइट फंगस से रिकवर हुए डॉक्टर बसंत कुमार से बात की। डॉक्टर बसंत ने बताया कि चूंकि उन्हें अंदाजा था कि उन्हें फंगल इन्फेक्शन हुआ है, इसलिए जब कोरोना का टेस्ट नेगेटिव आया तो उन्होंने फंगल इन्फेक्शन टेस्ट कराया और तब जाकर बीमारी पकड़ में आई। पहले तो थोड़ा खांसी हुआ 1 दिन और हल्का बुखार ऐसा था। उसके बाद से थोड़ा हल्का हम डल हुए तो HRCT कराए तो उसमें काफ़ी पैचेज था नीचे में, दोनों लंग्स में, राइट और लेफ्ट में। और उसके बाद से आई वॉज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल
और वहाँ पर एंटी फंगल ट्रीटमेंट हुआ। थ्रोट इन्फेक्शन से भी थ्रोट के स्वाब जांच में कोविड तो नहीं आया RT-PCR में, लेकिन फंगस वाज पॉजिटिव। तो एंटी फंगल एंटीवायरल में जनरल वायरल ड्रग प्लस एंटीबायोटिक से 2 से 3 दिन में मैं ठीक हो गया। लेकिन आमतौर पर जो ये लक्षण आप बता रहे हैं ये तो कोविड के लक्षण हैं, तो जाहिर है आप भी जहां एडमिट होंगे डॉक्टर ये बता रहे होंगे कि आपको कोविड है। हमको उन लोगों ने कोविड डिक्लेयर किया, लेकिन एंटीजन टेस्ट भी किया, RT-PCR भी किया, फिर 3-4 दिन के बाद दोबारा रिपीट किया, दोनों। हाँ, इस सब की रिपोर्ट है, इस सब में हाँ दे ऑल वेयर नेगेटिव। तो वो तो नहीं था। और नंबर 2, दिस गोज टू प्रूव कि विद इन 2 to 3 days आई वॉज 90% ऑल राइट, एंड आफ्टर 5-6 days there was no treatment and I was 100% perfect doing morning walk and everything। तो ये कोविड में नहीं संभव है कि लंग में उस तरह का पैच होने के बाद बिना 15-20 दिन के रिजॉल्व हो जाए। फंगस जो है, वाइट फंगस जो है, जब तक आप वीक नहीं होते हैं तब तक यूजुअली सिम्टम्स कॉज बहुत छोटा छोटा करता है। तो वो रैश टाइप का या मुंह आ जाना, इस टाइप का सिम्टम्स कॉज करेगा, पकाना ठीक नहीं होना, ये सब सिम्टम कॉज करता है। लेकिन फॉर गोइंग एंटरिंग इनटू द चेस्ट दैट बिकम्स अ सीरियस कंडीशन। तो वो अस्यूम करना मुश्किल था, चूंकि हम पहले से इन सारे चीजों से गुजर रहे थे, इसीलिए हमको अंदाज था कि हो सकता है कि फंगल हो। डॉक्टर बसंत कुमार का केस मैंने आपको इसलिए डिटेल में दिखाया क्योंकि इससे हम सब बहुत कुछ सीख सकते हैं। डॉक्टर बसंत खुद एक डॉक्टर हैं, इसलिए वो फंगल इन्फेक्शन को जल्दी समझ गए, बीमारी को अर्ली स्टेज में पकड़ लिया। लेकिन हो सकता है कई मरीज ऐसे हों जिनको सिम्टम्स तो कोरोना के हों, लेकिन उनका कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से इलाज हो रहा हो, बाद में पता चले कि वो तो व्हाइट फंगस के शिकार थे। इस बात की आशंका से अब एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स इनकार नहीं कर रहे, लेकिन यहां यह भी समझना जरूरी है कि आखिर ये फंगल इन्फेक्शन इंसान को बहुत बीमार कैसे बना सकता है। व्हाइट फंगस एक फंगल इन्फेक्शन है, इसे वैज्ञानिक भाषा में कैंडिडोसिस कहते हैं, और यह बीमारी कोई नई नहीं है। हमारे आसपास फंगस मौजूद रहता है, पानी में, हवा में, जमीन की सतह पर, हर जगह फंगस होती है। आमतौर पर लोगों को फंगल इन्फेक्शन होता है, छोटे बच्चों में डायपर पहनने के दौरान रैशेज हो जाते हैं, बड़े बच्चों में मुंह के छाले पड़ जाते हैं। यह सब फंगल इन्फेक्शन होता है, लेकिन इस तरह के इन्फेक्शन हल्की फुल्की दवा से ठीक हो जाते हैं और आमतौर पर यह देखने को मिलता है। लेकिन अगर फंगल इन्फेक्शन लंग्स तक पहुंच जाए, फेफड़ों तक पहुंच जाए, तो यह खतरनाक हो जाते हैं। दूसरी बात ब्लैक फंगस की। व्हाइट फंगस भी इसी तरह उन्हीं लोगों पर सबसे ज्यादा अटैक करता है जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, या जो लोग डायबिटिक हैं, जो लोग पहले से दूसरी बीमारियों के चपेट में हैं, कैंसर या एड्स जैसी बीमारियों की चपेट में हो आ चुके हैं, तो उनमें चाहे ब्लैक फंगस हो या व्हाइट फंगस हो, दोनों तेजी से अटैक करते हैं। डॉक्टर्स का यह भी कहना है कि जो लोग अपने घर पर ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लगाते हैं और उनमें डिस्टिल्ड वाटर की जगह नॉर्मल वाटर का इस्तेमाल करते हैं, साधारण पानी का इस्तेमाल करते हैं, उससे भी फंगल इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। फंगल इन्फेक्शन उनके शरीर में दाखिल हो सकता है, नाक या मुंह के जरिए लंग्स में पहुंच सकता है, और अगर सही वक्त पर सही ट्रीटमेंट नहीं मिला तो फिर इन्फेक्शन इतना फैल जाएगा कि जान का खतरा हो सकता है। वैसे जहां तक ब्लैक फंगस की बात है, म्यूकरमाइकोसिस इसे कहते हैं, तो ये ऐसे लोगों में हो रहा है जो कोरोना होने के बाद ठीक हो गए, जिन्होंने स्टेरॉइड का मिसयूज किया, ज्यादा डोज ले ली। लेकिन व्हाइट फंगस तो उन लोगों में भी हो रहा है जिनकी कोरोना रिपोर्ट शुरू से ही नेगेटिव आती है, सिम्टम्स कोरोना जैसे होते हैं लेकिन कोरोना होता नहीं, होता है व्हाइट फंगस। पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने कहा कि अभी तो व्हाइट फंगस के सिर्फ 4 केस कंफर्म हुए हैं, लेकिन उन्हें शंका है कि इस बीमारी के अनगिनत मरीज होंगे।
वाइट फंगस के हमारे समझ से तो बहुत सारे मरीज मिलने चाहिए, क्योंकि वाइट फंगस से हम लोग बहुत ज़्यादा फेमिलियर भी हैं। नॉर्मल पर्सन भी जिनका 90 हो जाता है, 94 हो जाता है, 93 हो जाता है, ऑक्सीजन सिलेंडर लगा लेते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि जो उसमें ह्यूमिडिफायर होता है उसमें टैप वाटर डाल देते हैं लोग। टैप वाटर में तो वाइट फंगस है ही है, तो वो चेस्ट में चला जाता है। यानी आप कह रहे हैं कि इसके लक्षण भी कोरोना से मिलते जुलते हैं? बिल्कुल होता है, इसमें ऐसा है। तो ये तो असंख्य पेशेंट ऐसे होने चाहिए हमारे समझ में जो कि वो इससे पीड़ित हैं। तो इसके लक्षण क्या हैं, मोटे तौर पर क्या दिखता है इसमें? लक्षण है कि इसमें भी जैसे लंग का इन्फेक्शन हो गया इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में, तो उसमें भी वैसे ही HRCT में वैसे ही धब्बे मिलेंगे जो कि कोरोना जैसे ही मिलते हैं। जब HRCT में धब्बे मिलेंगे तो ऑक्सीजन सैचुरेशन तो फॉल कर जाएगा, तो लोग सोचते हैं कि भाई हमको कोरोना हो गया, लेकिन कोरोना के पहले बहुत सारे केस में चूँकि RT-PCR की सेंसिटिविटी तो मोटा मोटी समझा जाए तो आधी ही है, आधे केस तो मिस हो जा रहे हैं। तो वैसे बहुत सारे केस को जो कि कोरोना नहीं है उनको भी हम कोरोना के धोखे में रह जाते हैं, और एंटी फंगल ट्रीटमेंट चलना चाहिए उनको। अगर एंटी फंगल ट्रीटमेंट चलेगा तो वो रिकवर कर जाएंगे। तो अभी तक डॉक्टर्स की जो बात हमने सुनी उससे ये पता चला कि कोरोना के मरीजों में 2 तरह के फंगल इन्फेक्शन हो रहे हैं। पहला ब्लैक फंगस यानी म्यूकर माइकोसिस, और दूसरा व्हाइट फंगस यानी कैंडिडोसिस। ब्लैक फंगस कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों को हो रहा है, जबकि व्हाइट फंगस कोरोना के मरीजों के साथ उन लोगों को भी हो रहा है जो कोरोना की चपेट में नहीं आए। ब्लैक फंगस में आंखें लाल हो जाती हैं, धुंधला दिखाई देता है, सीने में दर्द, सिर दर्द, नाक की हड्डी में दर्द, नाक से ब्लैक लिक्विड या डिस्चार्ज या नाक से खून बहने जैसे सिम्टम्स होते हैं। व्हाइट फंगस के लक्षण कोरोना की तरह हैं, खांसी, बुखार, डिहाइड्रेशन, लंग्स में पैचेस, ऑक्सीजन लेवल का कम होना, ये सारे सिम्टम्स व्हाइट फंगस के हैं। कॉमन बात यह कि इन दोनों फंगल इन्फेक्शन का उन लोगों पर सबसे ज्यादा अटैक होता है जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, यानी जिनकी लड़ने की क्षमता, प्रतिरोधक ताकत कम है। डायबिटीज के मरीजों में फंगल इन्फेक्शन फैलने से के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। उन लोगों में इन्फेक्शन बढ़ने की संभावना रहती है जिन्होंने स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया, ज्यादा इस्तेमाल किया, जरूरत से ज्यादा लिया। इसके साथ साथ कई ऐसे लोग जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे, उनमें ह्यूमिडिफायर के जरिए भी बीमारी फैलने का खतरा रहता है। अब सवाल यह है कि इन दोनों में से ज्यादा खतरनाक कौन सा फंगस है? इस पर पीएमसीएच के माइक्रोबायोलॉजिस्ट का कहना है कि व्हाइट फंगस ब्लैक फंगस से ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है, लेकिन इस बीमारी में सिल्वर लाइनिंग यह है, अगर इसे जल्दी डिटेक्ट कर लिया जाए, इसका पहले पता चल जाए, एंटी फंगल ट्रीटमेंट वक्त पर शुरू हो जाए, तो फिर मरीज 100% रिकवर हो सकता है। ब्लैक फंगस को आप लोग जैसे कि हम लोग ठेठ भाषा में भुआ कहते हैं। भुआ लग गया, अचार में लग गया, ये लग गया, कहीं भी ये तो सब जगह व्हाइट फंगस, ब्लैक फंगस हमारे बॉडी का पार्ट है। ये सब धूल कण में, एयर में, पानी में, सब में ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस मिलता है। लेकिन हमको जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर रहती है उसमें ये अटैक कर सकता है, ज़्यादा भयावह रूप कर सकता है। व्हाइट फंगस भी और ब्लैक फंगस भी। ब्लैक से थोड़ा ज़्यादा ये खतरनाक होता है व्हाइट फंगस। तो फिर इसका आखिर इलाज क्या है, और क्या आपको लगता है इसमें शुरुआती दौर में यदि पकड़ में आ जाए तो आसानी होगी? वैसे हमारा सजेशन होगा कि वैसे आजकल HRCT पे जोर है कि भाई HRCT करा लो। सिंपल हम एक्सरे भी करा सकते हैं, डिजिटल एक्सरे, जिससे कि धब्बे दिखेंगे, तो वो हमारे क्लिनिशियंस मिस कर जाते हैं कि ये कोरोना के धब्बे हैं, लेकिन उसको रूल आउट करना चाहिए। सिंपल आप करा लीजिए, कल्चर कराइए स्प्यूटम का फॉर फंगस, 24 घंटे में रिपोर्ट आ जाएगा, 48 घंटे में रिपोर्ट आ जाएगा कि भाई। और मैक्सिमम में हम लोग जैसे 100 कल्चर करते थे पहले,
प्री कोरोना पीरियड में भी, तो उसमें 50, 60, 70 में हमको मिल जाता था वाइट फंगस। तो वाइट फंगस आजकल बहुत प्रमुख कारण है जिसको कि हम लोग कंफ्यूज कर रहे हैं इससे, कोरोना से। मेरे कहने का मतलब है कि जितने भी वो चेस्ट में जिसको शैडो हो, वो अपना फंगस के लिए कल्चर कराएं, तुरंत मिल जाएगा उसमें वाइट फंगस है कि क्या है। इसमें क्या होगा फ़ायदा कि फंगस कल्चर के बाद अगर फंगस ग्रो कर जाता है तो प्रूफ है कि भाई उसको तो एंटी फंगल दवा भी चलनी चाहिए। कोरोना ठीक है, कोरोना का मरीज है चाहे नहीं है, लेकिन अगर कोरोना का पेशेंट है तो कोरोना के अलावा एंटी फंगल ट्रीटमेंट भी तो होगा, उसका तुरंत रिकवरी हो जाएगी। अच्छी बात यह कि सरकार ने फंगल इन्फेक्शन के खिलाफ जंग की तैयारी शुरू कर दी है। आज केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अपील की कि वो ब्लैक फंगस को एपिडेमिक एक्ट में नोटिफाई करें, इसे महामारी की तरह ट्रीट करें। हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया कि चूंकि इस फंगल इन्फेक्शन में मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की जरूरत होती है, सिर्फ एक स्पेशलिस्ट से काम नहीं चलता। आई सर्जन, ENT स्पेशलिस्ट, जनरल सर्जन, न्यूरो सर्जन, कई तरह के एक्सपर्ट्स की, डॉक्टर्स की जरूरत होती है। इसलिए बीमारी को गंभीरता दे देने की जरूरत है और सभी सरकारी और प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज, मेडिकल कॉलेजेस को ब्लैक फंगस की स्क्रीनिंग, डायग्नोसिस और मैनेजमेंट के लिए हेल्थ मिनिस्ट्री और ICMR की गाइडलाइंस फॉलो करनी होगी। ब्लैक फंगस के मरीजों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उनका इलाज कैसे हो रहा है, इसका जायजा लेने के लिए हमारे संवाददाता निर्णय कपूर आज अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल के म्यूकर माइकोसिस वार्ड में गए। हर बेड पर पेशेंट मौजूद थे, लेकिन चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल भी था। मरीज के रिश्तेदारों का कहना है कि सर्जरी तो हो रही है, इलाज मिल रहा है, लेकिन उसके बाद दवा की किल्लत है, इंजेक्शन की भारी कमी है। जहाँ पे आप देख सकते हैं वार्ड जो हैं वो पूरी तरह भर गए हैं। अहमदाबाद में के सिविल हॉस्पिटल कंपाउंड में ही कुल मिलाकर के इस वक्त करीब 450 से ज़्यादा पेशेंट जो हैं वो भर्ती हैं। लेकिन आपको बता दें कि सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद अभी भी उन्हें इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं। जो पेशेंट्स हैं उन्हें इंजेक्शन इसलिए नहीं मिल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे स्टॉक जो है वो इंजेक्शन आ ही नहीं रहा। अहमदाबाद की अगर बात करें, पूरे अहमदाबाद में करीब 700 पेशेंट हैं इस वक्त कोविड के, जिनमें से 450 पेशेंट यहाँ अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल कंपाउंड में ही भर्ती हैं। और ऐसी कंडीशन में जानकारी ये मिल रही है कि सिर्फ 150 पेशेंट के लिए ही इंजेक्शंस की व्यवस्थाएं हैं। ऑक्सीजन 89 है अभी और सिरप भी दिया नहीं है। बोलते हैं आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो सिरप नहीं मिलेगा, ऐसा बोल रहे हैं। और आप रीजन क्या भी दिया है? हाँ, डिस्चार्ज दे दिया है। अभी 89 है उसका ऑक्सीजन। अब क्या इंजेक्शन टाइम पे नहीं मिल रहे हैं? नहीं, इंजेक्शन नहीं मिल रहा, तो बोलते हैं कि इंजेक्शन नहीं है। तो अभी डिस्चार्ज देने की बात कर रहे हैं, डिस्चार्ज देने की बात, तो बाद में एक बोलते हैं कि 3 इंजेक्शन देंगे, बाद में एक सिरप ले लेने का बाहर से। अभी सिरप का भी व्यवस्था नहीं हुआ है ये हॉस्पिटल में। ये म्यूकर माइकोसिस महामारी के लिए बहुत ही परेशानी हमको झेल रही है हॉस्पिटल में। असल में जब तक लोगों से बात नहीं करते तो असलियत का पता ही नहीं चलता। दूर से देखना अलग बात है, हॉस्पिटल के वार्ड में जाकर मरीजों से पूछना अलग बात है। अब यहाँ लोग आरोप लगा रहे हैं कि हॉस्पिटल के पास चूंकि इंजेक्शन नहीं है, इसलिए मरीज को वक्त से पहले ही डिस्चार्ज किया जा रहा है। संडे से एडमिट है इधर, संडे से बोलता आएगा ट्रीटमेंट चलेगा, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। और डॉक्टर से मिलकर जो मेडिकल ऑफिसर है वो बोलता हमको मालूम नहीं है, आगे बात करो। मैं कहाँ बात करें? बोले ENT हेड से बात करो। ENT हेड वाला कोई मिलता नहीं है, बोले OT में है, वो तो उनको टाइम नहीं दे रहा है। तो हम बात क्या करें? कोई बोलता है कि दिन के 7 देने का, कोई बोलता है दिन के 1 देने का है। बोले हमका प्रोटोकॉल इधर ऐसा बोलता है नहीं मिला अभी अभी तो नहीं मिला है। अभी बोलते हैं कि शाम तक मिल जाएगा। अभी शाम तक मिले ना मिले कुछ पता नहीं। बाद में बोलते डिस्चार्ज कर ली थी हिसाब से डिस्चार्ज। ફાધર એડમિટ છે અહીંયા છેલ્લા 11 દિવસથી એડમિટ છીએ। રોજનો આમ તો પ્રોટોકોલના હિસાબથી રોજના 7 ઇન્જેક્શન જવા જોઈએ। અહીંયા 700 या 1-2 भी नहीं मिलता। तो आपको अभी इंजेक्शन मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं? अब डिस्चार्ज कर रहे हैं जबरदस्ती के, बाहर से अरेंज करो। बाहर से कहाँ से अरेंज करें हम? बाहर मिलते तो यहाँ आते ही क्यों?
इंजेक्शन 14 दिन लेने के बोलते हैं, ठीक है, और बाहर 21,000 रुपये का ब्लैक में मिलता है। बोलो कैसे लेंगे गरीब इंसान? इंजेक्शन नहीं मिल रहा है? नहीं, सिर्फ इंजेक्शन सब ब्लैक में बाहर मिलता है, ये तो नहीं मिलता है। तो कोई मेडिकल स्टोर में भी नहीं मिलता, तो लाए से कहांगे? इंजेक्शन की कमी से जितने परेशान मरीज हैं उतने ही परेशान डॉक्टर्स हैं। इलाज करें तो कैसे करें? हॉस्पिटल का प्रशासन है, वो मानते हैं कि चूंकि मरीजों की संख्या अचानक बढ़ी, इंजेक्शन की सप्लाई उस तादाद में नहीं आ पाई, प्रोडक्शन लिमिटेड है, इसलिए अभी कमी है। हालांकि आज अगले 2-3 दिन का स्टॉक मिला है, कोशिश तो हो रही है। कल तक सप्लाई थी। लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन भी जो बहुत महंगा इंजेक्शन आता है, और दूसरा एम्फोटेरिसिन भी है जो कन्वेंशनल है, लेकिन आज के दिन में हमको GMACL से सप्लाई मिल गया है, तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में अब आज हम दे पाएंगे सबको ये इंजेक्शन, क्योंकि ये डिजीज रेयर है, इसलिए ये इंजेक्शन भी, इसका प्रोडक्शन भी बहुत रेयर है, और इसकी वजह से ये थोड़ा शॉर्ट सप्लाई हुआ है। लेकिन अब गवर्नमेंट है जो वो मैनेज कर रही है और हमको सप्लाई मिल रहा है, और आज हमको पूर्ति मात्रा में सप्लाई मिला है। इसी से पता चलता है कि खतरा कितना बड़ा है, और वाकई में इन्होंने ठीक कहा, ब्लैक फंगस की वजह से मरीजों की मौत हो रही है। लखनऊ में पिछले 24 घंटे में 22 मरीज एडमिट हुए, 4 लोगों की मौत हो गई। इसी तरह हरियाणा के रोहतक के PGI में 41 नए केसेस सामने आए, सिरसा में 5 मरीजों की जान चली गई। सरकार का कहना है कि हरियाणा में अभी तक 226 केसेस मिल चुके हैं, अलग अलग जिलों में 14 मरीजों की जान गई है। कोरोना के बाद अभी केस रिपोर्ट हुए हैं जो सिरसा के अलावा फतेहाबाद और राजस्थान पंजाब के एरिया के हैं। इनमें 5 केसेस की अभी हमारे पास सूचना है कि जिनकी डेथ हो चुकी है। यह एक फंगल इन्फेक्शन है। कोरोना के केसेस के बाद इसमें एकदम से बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। ये फंगल इन्फेक्शन हमारे साइनसेस होते हैं उनके आसपास, उसमें इन्फेक्शन हो जाती है, और फिर वो इन्फेक्शन ट्रेवल करके आँख में, ब्रेन में चली जाती है, जिससे ये जानलेवा हो रही है। मेरे साथ डॉक्टर निखिल टंडन हैं, मेरे मित्र हैं, काफी बरसों से इनको जानता हूं, और इनकी क्वालिफिकेशंस आपको गिनाने लगूंगा तो बहुत वक्त लग जाएगा। इतना कह सकता हूं, ये एम्स के सीनियर मोस्ट डॉक्टर्स में से एक हैं, ब्लैक फंगस पर सबसे बड़ी अथॉरिटी हैं। निखिल, कल तक तो लोग डरे हुए थे ब्लैक फंगस को लेकर के, आज खबर आई कि व्हाइट फंगस के केसेस आ गए हैं, तो आप हमारे जो दर्शक हैं उनको समझा सकते हैं कि ये फंगस इन्फेक्शन है क्या, ये क्या है? देखिए, फंगस इन्फेक्शन एक जैसे कीटाणु और प्रकार के होते हैं, जैसे बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कभी निमोनिया हो जाता है, जैसे वायरस होते हैं, जैसे कोविड प्रकार का, उसी प्रकार का एक और कीटाणु है। आमतौर पे फंगस का इन्फेक्शन एक हेल्दी इंसान में नहीं होता है, स्पेशली वो फंगस का इन्फेक्शन जो शरीर के अंदर चला जाता है। कई बारी स्किन में हल्का सा फंगस का इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन शरीर के अंदर फंगस का इन्फेक्शन होने की आम तौर का मतलब यह है कि शरीर की इम्यूनिटी डाउन हो चुकी है। और म्यूकर माइकोसिस, जिसे आजकल हम ब्लैक फंगस के नाम से हमने इसको प्रचलित किया हुआ है, ये भी एक्चुअली हमारे पर्यावरण में अच्छी तरह से काफी मात्रा में रहता है, और कई बारी आके हम लोग इससे कांटेक्ट में भी रहते हैं, लेकिन हेल्दी इंडिविजुअल्स को इसके साथ कोई परेशानी नहीं होती है। नहीं, लेकिन इतनी तेजी से केसेस फैल रहे हैं पूरे देश में। कोविड से पहले भी ये बीमारी होती थी, बहुत कम मात्रा में होती थी, लेकिन एक्सट्रीम सिचुएशन में, जिसका इम्यूनिटी डाउन हो, जैसे कैंसर का मरीज हो, उसको कैंसर की दवाइयां चल रही हो, उसकी वजह से इम्यूनिटी डाउन हो, बहुत ज्यादा शुगर बढ़ चुकी हो एक साथ से, जिसे हम एक अक्यूट शुगर की इमरजेंसी कहते हैं, कुछ लोगों को HIV डिजीज होती है। उन सब परिस्थितियों में जब शरीर इसको नहीं कॉम्बैट कर सकता है तब होती थी। अब कोविड की परिस्थिति में हमारे पास ये 3-4 सिनारियो हुए। एक, कोविड स्वयं से थोड़ी इम्यूनिटी कम होती है, उसके बाद कोविड के लिए जैसे दवाइयां मिली, जैसे स्टीरॉयड मिले, स्टीरॉयड कई बारी ज्यादा मात्रा में लंबे अरसे के लिए देने लग गए, और कई लोग स्वयं भी नहीं लग गए, तो स्टीरॉयड से भी इम्यूनिटी कम हो जाती है। और स्टीरॉयड के साथ एक और चीज होती है कि शुगर बढ़ने की संभावना हो जाती है, और
कई बार ऐसे हम देख रहे हैं कि लोग स्टीरॉयड खाए चले जा रहे हैं, उन्होंने कभी अपनी शुगर नापी ही नहीं है। तो ये कंबाइंड सी परिस्थिति में इम्यूनिटी इतनी डाउन हो जाती है कि हमें ये म्यूकरमाइकोसिस जो आमतौर पे हमें बिल्कुल इन्फेक्ट नहीं करनी चाहिए थी, हमारे शरीर के अंदर पहुंच के वहां बस के और फिर हमें इन्फेक्शन कर देती। एक लोगों के मन में ये सवाल है कि कैसे पहचाने सिम्टम्स। अब आज जो गाइडलाइंस आई हैं उसमें तो ये भी कह दिया कि नोज ब्लॉक हो जाए, सिर दर्द हो जाए तो भी ब्लैक फंगस का केस हो सकता है। तो हमें थोड़ा सा ये शरीर में प्रवेश कैसे करता है फंगस, इसके बारे में थोड़ा समझना चाहिए। ये आमतौर पे सांस लेने से गया, सपोजिंग, तो जैसे नाक में गया, नाक में अगर ये एस्टेब्लिश हो गया, नाक के इर्द गिर्द दोनों तरफ यहां पे हमारे साइनसेस होते हैं, तो वहां से साइनसेस में जा सकता है, साइनसेस के जरिए ये आंख में जा सकता है और वहां से मस्तिष्क में जा सकता है। ये एक किस्म का एक रूट है। तो ये क्या करता है, ये फंगस, ये जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है, जो खून का दौर ले जाती है, उनकी जो वॉल्स होती है, जो उनकी लाइनिंग होती है, उसमें प्रवेश करके ये फैलना शुरू करता है। तो इसके कारणवश जो ये सब जगह मैं बता रहा हूं, यहां पे इनकी ब्लड सप्लाई में रुकावट आती है, ये टिश्यूज डेड हो जाती हैं, जिसकी वजह से काला रंग आ जाता है, इसे ब्लैक फंगस कहते हैं। तो अब आपका सवाल आया, तो ऑब्वियसली अगर नाक में होगा, अगर उसका क्रस्टिंग हो जाएगी नाक के अंदर, तो सांस लेने में रुकावट सी महसूस होने लगती है। साइनसेस में अगर पहुंच गया तो चेहरे पे सूजन आ सकती है, कई बारी एक तरफ सूजन आ सकती है, अगर ऐसे दाई नाभि से गया तो उधर सूजन आ गई, और फिर आंखों के चारों तरफ सूजन भी आ सकती है। तो ये हमारे मरीज जिसको कोविड हुआ है उसको ये लक्षण पहचानने को बताए जाने चाहिए कि अगर आप घर चले गए, आपने सोचा आप कुशल हो चुके हैं, लेकिन ऐसे कोई भी लक्षण आए, या आपको आंख में लगे, आंख में लाली आनी शुरू हो रही है, आंख में आपको दोहरापन दिखने लग गया है, आंख की रोशनी में कोई भी अंतर आ रहा है, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें, इसको टाले नहीं। तो किस स्थिति में डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और क्या हॉस्पिटलाइज हो जाना चाहिए या सिर्फ घर पर इसका इलाज हो सकता है? इस बीमारी का किसी हालत में घर पे इलाज नहीं हो सकता, ये स्पष्ट हम जरूर कर दें, किसी हालत में नहीं हो सकता है। मैं मान सकता हूं कि अभी लोगों को डर लगा हुआ है, तो हो सकता है हल्की सी नाक भी बंद हुई तो वो शायद दिखाना चाहे डॉक्टर को, बट मैं ये कहूंगा कि वी कैन err ऑन द साइड ऑफ ओवर कॉन्टैक्टिंग डॉक्टर ऑल्सो, बिकॉज ये इतनी गंभीर बीमारी हमें समय नहीं देती है। एक बारी इसने जड़ पकड़ ली तो ये बहुत शीघ्र फैल सकती है, इसलिए जल्दी से जल्दी इसका पता लगाना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आमतौर पे ENT स्पेशलिस्ट इसको देखते हैं, या अगर आंख की परेशानी है तो आई स्पेशलिस्ट देखते हैं। वो अपनी जांच करके टिश्यू डायग्नोसिस या स्वॉब लेके फंगस का पता लगाते हैं, और तुरंत दवाई शुरू कर देनी चाहिए, तुरंत। कोरोना तो डॉक्टर टंडन पिछले बार भी था, पिछले जब हुआ था तो भी, लेकिन इस तरह के केसेस नहीं आए थे। ये आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रेज किया है कि भाई पिछले साल भी पहली वेव आई, पहली वेव में तो हमने इतनी मात्रा में नहीं देखा, और ये सवाल का अब मेरे को लगता है आज भी जवाब पूरा हमारे पास नहीं है। एक ये हो सकता है कि पिछली बारी जो आई थी तो इतनी संख्या में कोरोना के मरीज नहीं थे, तो एक साथ से जो हमारी इस समय आपने देखा है मार्च अप्रैल में इतनी संख्या में मरीज आए, तो एक साथ से प्रॉब्लम प्रकट होकर हमारे सामने ये स्पष्ट हो रही है। पिछले साल भी जैसे एम्स में हमने कई 17, 20, 25 केस देखे थे म्यू करके, लेकिन अब तो ये मात्रा हो रही है कि करीबन रोजाना 15 से 20 पेशेंट आ रहे हैं, उससे ज्यादा आ रहे हैं। दूसरी चीज जो इस बारी हुई है, क्योंकि तब तक हमारे पास प्रमाण यह आया था कि स्टीरॉइड्स लेना बेहतर है, आवश्यक है, किस परिस्थिति में लेना है उसको बड़े क्लियरली हमारी गाइडलाइंस ने स्पष्ट रूप से बताया था। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, देखा देखी में बगल वाला कोई दवाई खा रहा है वो भी खा लेते हैं, ठीक समय खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, कितने दिन खाना है, इस सबको अनदेखा करके बहुत सारे लोगों ने बहुत मात्रा में स्टीरॉइड्स बहुत लंबे अरसे तक लिया है। मुझे लगता है कुछ योगदान उसका भी रहा है। लेकिन देखिए बाकी मुल्कों में भी तो हुआ ना, वहां भी कोरोना हुआ, वहां भी एक साथ इतने केसेस आए। अमेरिका का एग्जाम्पल हमने देखा, वहां तो हमने कुछ नहीं सुना ये फंगल इन्फेक्शन। तभी मैं कह रहा हूं कि और भी कारण हो सकते हैं, इसके बारे में हमें पूरी तरह से अभी पता नहीं लगा है, अभी पिछले 1-1.5 महीने से यह प्रॉब्लम आई है। लेकिन स्टीरॉइड्स के संबंध में मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि कहीं भी विदेश में आप जाएंगे, विकसित देशों में जाएंगे, स्टीरॉइड्स आपको प्रिस्क्रिप्शन से मिलते हैं,
और आपको नियमानुसार खाने पड़ते हैं और मेडिकल सुपरविजन में खाने पड़ते हैं। हमारे यहाँ कई बार क्या होता है कि देखा देखी में आपने कहा, दुकानदार ने आपको दवाई दे दी जो आपको हो सकता है कोविड के दूसरे सप्ताह में इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए दवाई लेनी थी, वो आपने पहले हफ्ते से शुरू कर दी। आपने ख्याल नहीं रखा कि इससे शुगर बढ़ सकती है, ना आपने शुगर नापने का प्रयास किया। तो ये अनसुपरवाइज्ड ट्रीटमेंट जो कई बारी हुआ है और ये सेल्फ ट्रीटमेंट जो हुआ है, जो बाकी जगह शायद इतना नहीं होता है, उसका जरूर योगदान रहा हुआ है इसमें। आपने बड़े अच्छे से समझा दिया। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो कोरोना के पेशेंट्स हैं, जो ठीक हो चुके हैं, घर पर आ गए, वो क्या एहतियात बरतें? देखिए ऐसा है, हमने ये तो कहा है कि पर्यावरण में वैसे भी होता है, लेकिन जैसे कंस्ट्रक्शन साइट्स हुई, धूल मिट्टी, बगियान हुए, खेत खलियान हुए, यहां सब फंगस वैसे ही रूटीन में पर्यावरण में रहता है। तो ऐसी जगहों को थोड़ा सा अभी अवॉइड किया जाए, मास्क का अभी भी प्रयोग किया जाए, क्योंकि मैंने कहा जैसे नाक के जरिए ही, श्वास के जरिए ही जाता है। और जैसे लक्षण अभी हमने डिस्कस किए थे, अगर मन में 1% भी शंका है, मेरे हिसाब से इसके बारे में डॉक्टरी सलाह लेके शीघ्र से शीघ्र जांच करा के अगर आवश्यकता हो तो इलाज शुरू कर लेना चाहिए, क्योंकि एक बार ये फैलना शुरू हो जाता है तो इसके दुष्प्रभाव बहुत ज्यादा जटिल होते हैं, उससे दिक्कत आ सकती है। नहीं, इसको बचने के लिए कोई दवाई ली जा सकती है, किसी तरह के कोई खाने पीने में चेंज करने की जरूरत हो? तो इसमें प्रोफिलैक्सिस के रूप में इस पे अभी डिस्कशन चल रहा है, लेकिन मेरे को लगता है अभी इस विषय में कोई एक कंसेंसस या मत अभी हमारा हुआ नहीं है, क्योंकि ये जो दवाइयां प्रोफिलैक्सिस के लिए, वही इलाज के लिए, तो अगर हमने पहले उनको ले लिया, उनको भी अनसुपरवाइज अनरेगुलेटेड रूप में ले लिया, तो जब इनको इलाज के लिए आवश्यकता पड़ेगी तो हो सकता है हम फिर वही दवाइयां नाकामयाब रहें। तो इसलिए अभी दवाई के रूप में कोई प्रोफिलैक्सिस नहीं है। हाँ, मैं दोहरा रहा हूं, आप भी तंग हो गए होंगे सुनते सुनते, कि स्टीरॉयड यूज में पूरा एहतियात बरतना है, ध्यान से लेना है, एक सीमित मात्रा में लेना है और सीमित अंतराल में लेना चाहिए। डॉक्टर निखिल टंडन, बहुत बहुत शुक्रिया ये सारी बातें बताने के लिए, और जैसे ही ये केसेस और बढ़ेंगे या कम होंगे और जरूरत पड़ेगी तो आपसे फिर से बात करेंगे। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। डॉक्टर निखिल टंडन से बात करके कई बातें साफ हो गई। व्हाइट फंगस या ब्लैक फंगस कोई नई बीमारी नहीं है। फंगस हमारे आसपास हमेशा से रहता है। ब्लैक फंगस पहले भी होता था, लेकिन 1-2 केसेस आते थे। अब कोरोना वायरस की वजह से, इसके इलाज में स्टेरॉइड के इस्तेमाल की वजह से ये ब्लैक फंगस ज्यादा तेजी से फैला। जो लोग डायबिटिक हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम है, उनको इसका खतरा ज्यादा है, क्योंकि फंगस छोटी छोटी ब्लड वेसल्स पर हमला करता है। लेकिन अगर इसे जल्दी पहचान लिया जाए तो इससे बचा भी जा सकता है। डॉक्टर टंडन ने यह भी बताया कि 2 बातों का ख्याल रखें। खांसी, जुकाम, बुखार जैसे सिम्टम्स हो तो खुद दवा न लें, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन से ब्लैक फंगस का खतरा बहुत बढ़ जाएगा। दूसरी बात, अगर आंखें लाल हों, चेहरे पर सूजन आए, 2-2 इमेज दिखें, चेहरे पर स्पॉट्स पड़ें, तो इन सिम्टम्स को नजरअंदाज न करें। डरना नहीं है, लेकिन डॉक्टर के पास तुरंत जाना है। और यह भी समझ लीजिए कि इसका इलाज घर पर नहीं हो सकता, और अगर हॉस्पिटल जाने में देर हो गई तो खतरा बढ़ सकता है। और यह भी क्लियर हो गया कि जो लोग कोरोना से रिकवर हो चुके हैं, उन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। कुल मिलाकर खतरा तो बड़ा है, लेकिन राहत की बात है कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हो, सब इस फंगल इन्फेक्शन को लेकर अलर्ट हो गए हैं। इसे महामारी मानकर इससे लड़ने की तैयारी की गई है। केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को ब्लैक फंगस को महामारी की तरह ट्रीट करने के लिए कहा है। अब इसके इलाज के लिए हॉस्पिटल्स में अलग से वार्ड्स बनाए गए हैं। ब्लैक फंगस के इलाज के लिए जिस इंजेक्शन की कमी पड़ रही है, उसका प्रोडक्शन करने के लिए 5 और फार्मा कंपनियों को परमिशन दे दी गई है। और दूसरी तरफ यह भी समझना होगा कि कोरोना का खतरा भी टला नहीं है, चाहे केसेस कम होना शुरू हो गए हैं। आज सरकार की तरफ से जो नई गाइडलाइंस आई, उससे यह साफ हो गया कि कोरोना का वायरस हवा से भी फैल सकता है।
कोरोना वायरस नाक और मुंह से निकलने वाले ड्रॉपलेट्स और बेहद बारीक कणों यानी एरोसोल से फैलता है। ड्रॉपलेट्स के मुकाबले एरोसोल का आकार छोटा होता है, इसलिए हवा में ज्यादा दूर तक ट्रेवल कर सकते हैं। सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक एरोसोल इफेक्टेड व्यक्ति से 10 मीटर दूरी तक जा सकते हैं। इसका सीधा मतलब है कोरोना के मरीज से वायरस 10 मीटर दूर खड़े शख्स तक भी पहुंच सकता है। अब यह सरकार की आज की नई गाइडलाइंस हैं। इनके मुताबिक बंद कमरों में, कम हवादार जगहों में ड्रॉपलेट्स और एरोसोल कोरोना वायरस के फैलने का खतरा बढ़ा देते हैं। गाइडलाइन में अच्छे वेंटिलेटेड जगहों पर और आउटडोर जगहों पर रहने की सलाह दी गई है। यह भी कहा गया कि बंद कमरों में एसी या कूलर चलाना खतरनाक है, इसलिए खिड़कियां खुली रखें, एग्जॉस्ट फैन चलाएं, एसी चलाने से परहेज करें। ऑफिस में सेंट्रलाइज एसी सिस्टम इंफेक्शन फैला सकते हैं, इसलिए ऐसी जगह में बड़े एग्जॉस्ट फैन से वेंटिलेशन का इंतजाम होना चाहिए। गाइडलाइन में ऐसी जगहों और सरफेस को लगातार साफ करने की सलाह दी गई है जिनके संपर्क में लोग ज्यादा रहते हैं, जैसे दरवाजे हैं, उनका हैंडल है, लाइट स्विच है, टेबल कुर्सी शामिल है। गाइडलाइंस के मुताबिक ग्लास, प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील पर वायरस लंबे समय तक रहता है, इसलिए ऐसी चीजों की नियमित रूप से सफाई जरूरी है, उन्हें सैनिटाइज करना जरूरी है। गाइडलाइंस के मुताबिक एसिम्प्टोमेटिक लोग भी कोरोना वायरस को ट्रांसमिट कर सकते हैं, इसलिए मास्क पहनना जरूरी है और गाइडलाइंस में डबल मास्क या N95 मास्क पहनने की सलाह भी दी गई है। एक आदमी अगर फिजिकल डिस्टेंसिंग को कोई फॉलो नहीं करता तो स्टडीज ने पाया है कि एक महीने में वह करीब 406 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। अगर वह अपना फिजिकल डिस्टेंसिंग 75% ही कम कर दे तो यह पाया गया उस स्टडी में कि तीसरे दिन में वह 2.5 लोगों को ही इन्फेक्ट कर सकता है। यानी कि यह हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि फिजिकल डिस्टेंसिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल वैक्सीन इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट, इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकल इंटरवेंशन की कहां एक आदमी 2.5 लोगों की बजाय 406 लोगों को इन्फेक्ट करेगा, टू दैट एक्सटेंट इन्फेक्शन फैलेगा, केस की सीरियसनेस बढ़ती है और टू दैट एक्सटेंट हमारी केस फैटेलिटी रेट भी बढ़ जाता है। इसी के साथ ही 6 फीट की दूरी भी रखें, लेकिन इन्फेक्टेड पर्सन और नॉन इन्फेक्टेड पर्सन दोनों ही मास्क न पहने तो 90% रिस्क है कि वह ट्रांसमिट करेगा, इन्फेक्शन फैलेगा। लेकिन अगर 6 फीट की दूरी रखते हुए 2 लोग बोथ कोविड पॉजिटिव और कोविड नेगेटिव पर्सन वह अगर मास्क पहने तो इन्फेक्शन का रिस्क नेग्लिजिबल हो जाता है। डॉक्टर्स जो कह रहे हैं, वैज्ञानिक जो कह रहे हैं, वो स्टडी और अनुभव के आधार पर कह रहे हैं, इसलिए उनकी बात सुननी चाहिए। इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, बल्कि फायदा ही है। लेकिन हकीकत यह भी है कि कोरोना के मामले में बिहेवियर प्रोटोकॉल और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को लेकर बहुत कंफ्यूजन है। पहले कहा गया कि यह हवा से नहीं फैलता, फिर कहा गया कि वायरस एयरबॉर्न भी हो गया है। पहले 2 गज की दूरी को सुरक्षित बताया गया था, अब कहा जा रहा है कि 10 मीटर तक वायरस हवा में जा सकता है। यह भी बताया गया कि हवा में वायरस 3 घंटे तक रह सकता है। इसीलिए लोगों को लगता है कि कौन सी बात पर यकीन करें, किसे सच माने। लेकिन चूंकि बीमारी नई है, यह अपने रूप बदलती रहती है और इसके बारे में ज्यादा रिसर्च अभी तक नहीं हो पाई है, स्टडी ठीक से नहीं हुई है, ज्यादा जानकारी ना डॉक्टर्स के पास है ना साइंटिस्ट के पास है। इसलिए जैसे जैसे जानकारी आती जाती है उसके हिसाब से वो प्रोटोकॉल को बदलते हैं। और सच ये भी कि कंफ्यूजन सिर्फ हमारे देश में नहीं है, कोरोना ने पूरी दुनिया में इसी तरह का कंफ्यूजन फैलाया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO वो तो अभी भी ये कह रहा है कि लोगों को कम से कम 1 मीटर यानी 3 फीट की दूरी मेंटेन करनी चाहिए। हालांकि इंडोर स्पेस में इससे ज्यादा दूरी मेंटेन करने की सलाह दी गई है। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC ने 2 हफ्ते पहले कोरोना को लेकर इसी तरह की गाइडलाइन जारी की थी। CDC के गाइडलाइन के मुताबिक
कोरोना वायरस हवा में यानी एरोसॉल से फैल रहा है। सिर्फ 6 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करके आप कोरोना इन्फेक्शन से नहीं बच सकते। इंडोर जगहों पर यानी घर में या किसी बंद जगह पर बिना मास्क के रहना खतरनाक हो सकता है। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने यह गाइडलाइंस MIT और साइंस जर्नल लॉसेट की नई रिसर्च के आधार पर जारी की थी। और दूसरी तरफ CDC ने वैक्सीन लगवा चुके लोगों को बिना मास्क के बाहर निकलने की परमिशन दे दी। अब इसमें कितना कॉन्ट्रडिक्शन है। अब अमेरिका में इस परमिशन का विरोध शुरू हो गया है। इस पर CDC के डायरेक्टर ने क्या कहा, कैसे एक्सप्लेन किया। वहां पर प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा था कि जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले ली हैं वो मास्क उतार सकते हैं, लेकिन अब इसे लेकर कंट्रोवर्सी हो गई है। CDC के डायरेक्टर को सेनेट में आकर जवाब देना पड़ा। यह बताना पड़ा कि उन्होंने वैक्सीन लगवा चुके लोगों को मास्क के बगैर बाहर निकलने की छूट किस आधार पर दी। सेनेटर्स का कहना था कि CDC की सिफारिश पर राष्ट्रपति बाइडेन ने मास्क को लेकर निर्देश तो दे दिए, लेकिन इससे देश में कंफ्यूजन पैदा हो गया। एयर ट्रैवल के दौरान मास्क जरूरी है या नहीं, मीट प्लांट्स में काम करने के दौरान मास्क पहनना है या नहीं, इसको लेकर गाइडलाइंस नहीं बनी है। और जब तमाम तरह के सवाल पूछे गए तो CDC के डायरेक्टर ने कहा कि मास्क को लेकर पूरे अमेरिका में एक जैसी पॉलिसी नहीं बनाई जा सकती। इस बारे में लोकल काउंटीज और कम्युनिटीज को अपने अपने लेवल पर फैसले लेने होंगे और यह देखना होगा कि उनके इलाके में कोरोना के कितने नए केसेस आ रहे हैं, कितने % लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। One of the things I think that's really key in this is to recognize that we're not a homogeneous country, that there are some areas, that some counties that still have less than 20% of people vaccinated. There are some counties that still have greater than 100 per 100,000 cases in a 7-day period of time. And so I actually think as I look at the map, a very heterogeneous map of how we're doing with cases, how we're doing with vaccinations, the decisions about whether to take off a mask mandate have to be made at the local level, have to be made at the community level. जरा सोचिए, अमेरिका में 40% से ज्यादा आबादी का वैक्सीनेशन हो चुका है। अमेरिका की आबादी हमारे देश से 1/4 भी नहीं है, रिसोर्सेज हमसे कई गुना ज्यादा हैं। इसके बाद भी अमेरिका में कोरोना गाइडेंस को लेकर विवाद हो रहा है, कंट्रोवर्सी हो रही है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कोरोना ऐसा वायरस है जिसके बारे में पूरी दुनिया में किसी के पास कोई सॉलिड जानकारी नहीं है। जैसे जैसे जानकारी मिलती जाती है उसके हिसाब से वैज्ञानिक सलाह देते हैं और सरकारें उस पर अमल कर रही हैं। तो हमारे यहां अगर कोई कंफ्यूजन हो तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, हो सकता है। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि कुछ ऐसे देश हैं जहां पर अब मॉल्स, मल्टीप्लेक्सेस और रेस्टोरेंट खुलने लगे हैं। फ्रांस की आज बड़ी अच्छी तस्वीरें दिखी। यहां पर कॉफी शॉप्स और ओपन स्पेस रेस्टोरेंट खोल दिए गए हैं। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने एक रोड साइड रेस्टोरेंट में अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठकर कॉफी पी। फ्रांस में करीब 6 महीने के शटडाउन के बाद कल ही कैफे रेस्टोरेंट खोले गए। इसके अलावा म्यूजियम, थिएटर और सिनेमा हॉल भी खोल दिए गए हैं। फ्रांस की 40% आबादी को कोरोना की वैक्सीन की कम से कम 1 डोज लग चुकी है। अब जब दुनिया की बात बताई रहे हैं तो आपको यह भी बता दूं कि फ्रांस के अलावा इटली, बेल्जियम, हंगरी और ऑस्ट्रिया में भी ओपन स्पेस में चलने वाले रेस्टोरेंट को खोल दिया गया है। ऑस्ट्रिया में 6 महीने बाद रेस्टोरेंट खुले। हालांकि मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना जरूरी होगा। न्यूयॉर्क में भी रेस्टोरेंट, क्लब, स्टोर और जिम खोल दिए गए हैं, लेकिन मास्क अभी भी कंपलसरी है। इन सारे देशों में बड़े पैमाने पर टेस्टिंग भी हो रही है और करीब करीब आधी आबादी का वैक्सीनेशन हो चुका है। अब हमारे देश में भी केसेस बढ़े हैं, दूसरी लहर आई है, तो सरकार टेस्टिंग, ट्रेसिंग और वैक्सीनेशन तीनों पर पूरा जोर दे रही है। अगले महीने तक वैक्सीन की कमी खत्म हो जाएगी और अगर आपको लक्षण है तो आप घर बैठे बैठे खुद ही कोरोना का टेस्ट कर सकेंगे।
आप घर बैठे अपना टेस्ट कैसे करेंगे और 10 मिनट के अंदर आईसीएमआर इसकी रिपोर्ट आपको कैसे भेजेगा। अच्छी खबर यह कि अब आप घर बैठे अपना कोरोना टेस्ट कर पाएंगे। आईसीएमआर ने 105 से ज्यादा रैपिड एंटीजन टेस्ट किट्स बनाने वाली कंपनियों को मंजूरी दी है। इनमें से 31 कंपनियां भारतीय हैं। 12 कंपनियों की रैपिड टेस्ट किट जून के पहले हफ्ते तक मार्केट में आ जाएगी, जिनसे घर बैठे कोरोना का टेस्ट किया जा सकेगा। कोविसेल्फ नाम की एक टेस्टिंग किट पुणे की माइलैब नाम की कंपनी ने बनाई है। कीमत सिर्फ 250 रुपए होगी। कंपनी ने कहा कि जिन लोगों को कोरोना के सिम्टम दिख रहे हैं या जो लोग कोरोना के मरीज के कांटेक्ट में आए हैं, वो इस किट से घर बैठे ही टेस्ट कर सकते हैं। किट की स्ट्रिप की पिक्चर आईसीएमआर के ऐप पर अपलोड करेंगे तो 10 मिनट में रिपोर्ट आपके फोन पर आ जाएगी। अब इस किट के जरिए टेस्ट कैसे किया जाएगा, इसका एक डेमो मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले होती है ये बफर ट्यूब, जिसे आपको 2-3 बार टैप करना है और आप इसे अनकैप कीजिए। उसके बाद होता है ये नेजल स्वॉब। ये नेजल स्वॉब के निचले हिस्से को पकड़कर आपको इसे ब्रेक करना है और ये स्वॉब आपको निकालना है। इसके बाद जिस व्यक्ति की टेस्ट करनी है उसके नाक में इसे मात्र 3 से 4 सेंटीमीटर अंदर आपको डालना है और 5 बार आपको रोल करना है। उसके बाद आपको ये नेजल सैंपल इस बफर ट्यूब में डालना है। इस ट्यूब को प्रेस करके इसे 10 बार आपको हिलाना है। उसके बाद इसमें ये ब्रेक पॉइंट दिया गया है, जहां से आपको इस नेजल स्वॉब को तोड़ देना है ताकि कंटैक्ट का कोई खतरा न रहे। उसके बाद आप इसको ये ड्रॉपर के द्वारा टाइटली सील करेंगे और ये जो कैसेट दी गई है इस पाउच के अंदर, ये टेस्टिंग कैसेट आपको दी गई है, इसमें आपको मात्र 2 बूंद 2 ड्रॉप्स ये डालते ही आपकी टेस्ट की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और आपको पहले सी लाइन आएगी। सी लाइन का मतलब है कि आपका टेस्ट ठीक से कंडक्ट हुआ है। इसके बाद इसके ऊपर टी लाइन है। पॉजिटिव केसेस में जनरली 5 से 7 मिनट में टी लाइन आ जाती है। अगर सी और टी लाइन दोनों आई है इसका मतलब आप पॉजिटिव हो और 15 मिनट तक आपको रुकना है। अगर टी लाइन नहीं आती है तो उसका अलार्म भी हमारे ऐप में होगा। वो अलार्म बजते ही जो भी रिजल्ट है, अगर टी लाइन नहीं आई तो इसका मतलब आप पॉजिटिव नेगेटिव हो और ये आपका रिजल्ट आपको हमारे ऐप में आपको इसका पिक्चर लेना है और अपलोड करना है और आपको आईसीएमआर द्वारा आपकी रिपोर्ट भी मिल जाएगी आपके मोबाइल ऐप पर ही। उसके बाद हमने ये बायोहजार्ड बैग दी है। कोरोना में कंटेमिनेशन का डर हमेशा रहता है। ये सारे जो कंटेंट्स जो आपने यूज किए, ये कैसेट, ये बफर और ये स्वॉब स्टिक, आपको इस बायोहजार्ड बैग में डाल के इसको ठीक से आपको डिस्पोज करना है ताकि कंटेमिनेशन का खतरा बिल्कुल ना रहे। इस तरह से आपकी ये टेस्ट आप काफी आसानी से घर बैठे कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये तो हुआ घर बैठे टेस्ट की बात। असल में सरकार का टारगेट है देश में कोरोना के रोज कम से कम 45 लाख टेस्ट हों। इसीलिए सरकार ने घर पर रैपिड एंटीजन टेस्ट किट्स की मंजूरी दी है। इससे टेस्ट कराने के लिए लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा, एक्सपोजर का खतरा कम होगा और रिपोर्ट भी तुरंत मिल जाएगी। अगर कोरोना का इन्फेक्शन है तो इलाज भी जल्दी शुरू हो जाएगा। यह प्रयास अच्छा है और यह बात सही है कि देश में पिछले हफ्ते तक हालात बहुत खराब थे, बहुत बड़ी संख्या में केसेस थे, अब वो कम हुए हैं और इस दौरान लोगों ने बहुत दुख झेले। कभी ऑक्सीजन के लिए भटके, कभी हॉस्पिटल में बेड के लिए धक्के खाए, यहां तक कि शमशान में दाह संस्कार के लिए, कब्रिस्तान में दफनाने के लिए भी लाइनों में लगना पड़ा। लेकिन पिछले 2 हफ्तों में
काफी काम हुआ। अब हॉस्पिटल्स में बेड खाली हो रहे हैं, अब ऑक्सीजन की किल्लत नहीं है, कोरोना के केसेस में धीरे धीरे कमी आ रही है। लेकिन इसके साथ साथ हम सबकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। अब हम सबको इस बात के लिए कमर कसनी होगी कि कोरोना को फिर से सिर न उठाने दें। जो गलती पहले हुई वो अब ना हो। इससे जरा भी शक हो तो टेस्ट कराना जरूरी है, आइसोलेशन जरूरी है, लेकिन ध्यान रहे सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें। यह खतरे को कई गुना बढ़ाता है। और सबसे जरूरी बात, मास्क आपको बचाएगा। मास्क आपका कवच है। मास्क को हल्के में ना ले। इससे मुंह और नाक अगर ढकी रही तो आप बचे रहेंगे, और अगर आप बचे रहे तो ये देश बचा रहेगा। इसके अलावा दूसरी बात मैं वैक्सीनेशन के बारे में कहना चाहता हूं। यह सही है कि आजकल वैक्सीन कम है, कम लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा है। आप चाहते हैं तो भी वैक्सीनेशन नहीं करवा पा रहे, लेकिन आश्वासन यह मिला है कि अगले महीने से वैक्सीन की ज्यादा डोज अवेलेबल होंगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा और अगले 3 महीने में तेजी से पूरे देश में वैक्सीनेशन हो सकेगा। और जब तक कम से कम 70% लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हो जाएगा, तब तक कोरोना से यह जंग जारी रहेगी। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।